दरअसल आज विकास की कामना पूरे देश के हर एक हिस्से को है। पहले शहर तो विकसित है, लेकिन गांव में विकास की रोशनी पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन आज गांव भी छटपटा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अवस्थापना सुविधाएं उनकी बढ़ी, वो भी चाह रहे हैं कि उनके यहाँ शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, संचार तकनीकी और विभिन्न प्रकार की वे सुविधाएं जो शहरों को प्राप्त है, शहरी युवाओं को प्राप्त है, वो सारी चीजें उन्हें भी प्राप्त हों। और इसलिए छटपटाहट एक नए दौर का आगाज कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में भारत की आत्मा बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास अधूरा रह जाएगा। और आज विश्व क्षितिज पर भारत को जिस प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त करना है, वो सब इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के गांव कितने विकसित हैं। आज हम देखते हैं कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, जो प्राण तत्व है, वहां की कृषि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, प्राण तत्व है वहां की कृषि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि कृषि का मतलब और कृषि अर्थशास्त्र का मतलब खेती, बागवानी और पशुपालन, ये तीनों होता है। आज खेती में हरित क्रांति का जो पहला दौर चला था, उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इतना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया कि आज मृदा का स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें मृदा परीक्षण कराते हुए आज सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिया जा रहा है, ये उपयोगी है। आज किसान जागरूक हो रहा है और ऐसे में हम नई तकनीकी और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आज उन उर्वरकों से मुक्ति लेते हुए आज जैव उर्वरकों के प्रयोग की तरफ हमारा किसान बढ़ रहा है। दरअसल हम जब बागवानी की स्थिति यह है कि जितने फल और सब्जियों का पैदावार उत्तर प्रदेश में और देश के कोने में होता है, उतने उनके भंडारण की, उनको सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। करीब 2.5% ही हम अपने फलों और सब्जियों का संरक्षण कर पाते हैं। ऐसे में ऐसे शीत गृहों और कार्गो सेंटर स्थापित करके उनके भंडारण की क्षमता हमको बढ़ानी होगी, ताकि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे सके। हम देखते हैं कि कोई भी किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने उपज का मूल्य खुद नहीं तय करता है। और जितने भी हैं, चाहे कपड़ा बनाने वाला हो, चाहे स्टील बनाने वाला हो, वो हर अपनी उपज का मूल्य खुद तय करता है। लेकिन किसान की उपज का मूल्य या तो बाजार तय करती है या सरकार तय करती है, वो खुद नहीं तय करता है। ये भारत के किसान की त्रासदी है कि उसे उसके उपज का मूल्य तय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन आज सरकार जिस तरह से किसानों को आय दुगुना करने, किसानों को तमाम सुविधाएं देने, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के तहत उनको अल्पकालिक कृषि ऋण मुहैया कराने और मृदा परीक्षण की व्यवस्था करने, किसान सेवा केंद्रों की स्थापना करने और विभिन्न जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना से किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे कृषि का स्वरूप बदला है। जलवायु परिवर्तन से लेकर के मौसम के पूर्वानुमान तक जो किसानों के लिए जरूरी है, ये सारी चीजें आज कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसानों को प्राप्त हो रही है। ये कितनी त्रासदी है कि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से जितने कृषि स्नातक उत्पन्न होते हैं, उसमें से मात्र 5% वो कृषि के सहयोग में आते हैं, कृषि में अनुसंधान करते हैं। 95% गैर कृषि विकल्पों को अपने नियोजन और रोजगार के लिए चुनते हैं। ये सोचनीय बिंदु है और ये पूरी दुनिया के सर्वे में आया है कि सिर्फ 5% लोग ही कृषि का ज्ञान लेकर के किसानों को ज्ञान नहीं देते हैं। हमारे लैब का अनुसंधान लैंड तक नहीं पहुंचता है। ये हमारे लिए एक त्रासदी है और इसलिए विचारणीय है। एक तरफ उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने उर्वरकों से मृदा का स्वास्थ्य खराब किया, वहीं पे कीटनाशकों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके हमने और भी नुकसान पैदा किया। और भारत में समय को देखते हुए, महाराज जी के कार्यक्रमों के सघनता को देखते हुए मैं ज्यादा समय में नहीं लूंगा और इतना ही कहूंगा कि भारत का जो जीवन दर्शन है वो व्यक्ति और प्रकृति के साहचर्य में विश्वास करता है। हमने पर्यावरण में देवतुल्य दृष्टि देखा है और इसलिए पर्यावरण की उपासना हम करते हैं। हम कहीं से ऐसे नहीं चाहते कि हमारे भौतिक विकास और अंध विकास की दृष्टि में
क्षति पहुंचे, प्रकृति को क्षति पहुंचे। और इसलिए हम विकास की ऐसी प्रणाली के द्वारा, सतत विकास के द्वारा, ये सच है कि 1987 में पर्यावरण और विकास में यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी में ब्रेंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार दुनिया इस शब्दावली से परिचित हुई कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि सच ये है कि हमारे ऋषियों ने अपने वैदिक संदेशों में कहा, तीन तक तीन गुंजिता। जो पश्चिमी देशों को आज समझ में आया, वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आगाह किया था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन छोड़ करके तब उपभोग आप करिए। लेकिन दुनिया को आज समझ में आ रही है। इसलिए आज भारत में ऐसे विकास की प्रणाली, ग्रामीण विकास के संदर्भ में ऐसे विकास की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है जिसमें पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं परंपरा का एक समानुपातिक संतुलन बना रहे। इन शब्दों के साथ 4 सत्रों में, आज के इस विषय पे 4 तकनीकी सत्रों में हमारे शोधार्थी और प्राध्यापक अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। इस उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न समयों पे, जिसकी सारणी आपको मिल चुकी होगी, तकनीकी सत्र मिलेंगे और हम विषय विशेषज्ञों के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। ये 2016 के बाद इस महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है। आज महाविद्यालय परिवार पूरी तरह से आह्लादित है कि 19 के बाद पहली बार 4 साढ़े 4 वर्षों के बाद महाराज जी का चरण हमारे आपके महाविद्यालय में पड़ा है और उनका दिव्य आशीष और संदेश हमें प्राप्त होगा। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुदानित है। वैसे तो हमारा महाविद्यालय अपनी उत्सव धर्मिता के लिए स्वाभाविक रूप से जाना जाता है, लेकिन ये कार्यक्रम अनुदानित है और वो भी देश की प्रतिष्ठित अनुदान संस्था द्वारा। ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज जी के निर्देशन में यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर अपने शैक्षणिक, शोधपरक और नवाचार की गतिविधियों द्वारा अपने प्रगति के अनंतिम सोपानों को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय प्राचार्य जी का स्वागत, उद्बोधन एवं प्रस्तावकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं, परम पूज्य महाराज जी एवं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सारांश स्मारिका का विमोचन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। स्मारिका में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं विद्वज्जनों के 95 शोध पत्रों का सार समाहित है, जिस पर अलग अलग सत्रों में इन शोध पत्रों पर गहन मीमांसा की जाएगी और अलग अलग एक्सपर्ट इस पर खोजबीन करेंगे कि हम कैसे सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर वीएन शर्मा से अनुरोध करता हूं कि आप आए और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का बीच वक्तव्य, की नोट एड्रेस प्रस्तुत करें। प्रोफेसर वीएन शर्मा सर। आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सतपूर्णम टंडन कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, प्राचार्य प्रकाश सिंह जी,
यहाँ के सांसद शुक्ला जी, श्रीवास्तव जी, चौधरी जी, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य ऑफिसर्स, संचालक डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा जी, हमारे समक्ष बैठे हुए कुछ इसमें हमारे पूर्व भी नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर जयंत पांडे जी, आप लोगों से मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहा हूँ। इलाहाबाद से आए हुए प्रोफेसर बीएन सिंह जी, जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहकर्मी, जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में सेवारत था उस समय प्रोफेसर पटेल जी, प्रोफेसर एस के सिंह और ढेर सारे ऐसे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी भी नजर आ रहे हैं। मैंने इस विश्वविद्यालय में लगभग 20 वर्ष तक सेवा की थी। कई पीढ़ियां यहाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर उपस्थित जो प्रतिभागी गण है, इस महाविद्यालय के विद्यार्थी, इस सेमिनार की आयोजक डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य जी, आयोजन समिति और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।